2021 के इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, मतलब आज भी 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है और मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है। मेरी डिटेल्स आप ये देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड मतलब ये होता है, ये सब साधारण शब्दों में समझे कि हमने कोई बॉन्ड खरीदा है तो हमें उस पर कितना मुनाफा मिलने वाला है। सिंपल सी ये बात होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स के कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना होता है कि अच्छा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बेसिस पर सारे ऑप्शन को देखना होता है। तो इससे हमारे जो सिली मिस्टेक्स होने की चीज़ें चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड पहला क्या है, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कैसे? यदि वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है यूएस ने, तो क्या होगा, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा और ज़्यादा सेफ मार्केट है वहाँ की कंपैरिजन टू इंडिया। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, उनको वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसलिए वो इंडिया में बेच के बाहर चले जाएंगे। और जब इंडिया में वो लोग बेचेंगे, जब इंडिया में वो सेल करेंगे, तो क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी क्योंकि डिमांड जो है कम है, लोग बेच ज़्यादा रहे हैं तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी तो उस पर मिलने वाला जो नेट प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा कि एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेफिनेटली पड़ेगा। इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी पे का जो भी स्टेप होता है उसका फ़र्क बॉन्ड मार्केट में पड़ता है। यदि इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा रही है तो उसका पड़ेगा, घटेगा उसका भी पड़ेगा। तो ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अब देखो, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का काम होता है कि कितनी क्या महंगाई, कितनी क्या महंगाई नहीं है, ये बेसिकली आरबीआई का काम होता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वही ये काम में देखती है। अब ये स्टेटमेंट नंबर 2 सही है तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही होना चाहिए। मेन पेपर में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस आते हों। कई बार होगा कि नहीं भी आते होंगे सारे ऑप्शन। तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि कौन से दो स्टेटमेंट लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो इसमें देखो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आरबीआई का काम ही यही है। एक्शन जो आरबीआई का है वही ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो दूसरा तीसरा भी सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि यदि यूएस में उन्होंने कम ज़्यादा किया इंटरेस्ट रेट तो इंडिया से लोग बाहर चले जाएंगे और इन जो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगा। दूसरा वहीं पे आरबीआई का क्या होगा, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे यूएसए की फेडरल रिजर्व बेसिकली वही काम करती है ना जो आरबीआई इंडिया में करती है। तो दोनों का सिमिलर काम है, इस इम्पैक्ट भी लगभग वही है। तो अभी ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं पहला। दूसरा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन है। तीसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और चौथा है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट। अब इसमें से पूछा गया कौन कौन सा एफडीआई का पार्ट है। एफडीआई का पार्ट में मतलब क्या होता है, जब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो वो डेप्थ नहीं होता है, उधारी नहीं होता है, वो एज अ पार्टनरशिप के रूप में ले आते हैं। पार्टनरशिप के रूप में आते हैं तो वो प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो ये एक एफडीआई का कॉन्सेप्ट है कि यदि कहीं पर 10% से ज़्यादा कोई पैसा लेके आ रहा है तो उसको एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई के साथ में टेक्नोलॉजी भी आती है, एफडीआई के साथ में जो इनोवेशन भी आता है, और एफडीआई के साथ में हमारी कोई बाइंडिंग नहीं होता है कि हमको हर साल इतना % देना है, जैसे उधारी में होता है, डेप्थ के मामले में होता है, इसमें पार्टनरशिप में शेयर होता है। तो हमें ये चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन उधार वाला सेक्शन है और कौन सा शेयरिंग वाला सेक्शन है, उससे हमें आराम से पता चल जाएगा। तो इसमें देखो तो ऑप्शन नंबर 4 नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये तो होता है ना नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट, इसी को एज अ डेप्थ
कंसीडर करते हैं, इसको एज अ उधार कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। तो जैसे ही हम ऑप्शन नंबर चौथा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा पहला, दूसरा और तीसरा। और ये पहला, दूसरा, तीसरा जो तीनों स्टेटमेंट हैं, इन तीनों में ना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट ही पे किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, क्योंकि ये तीनों ही पार्ट जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ग्लोबल GDR हो गया या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन हो गया, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया, ये तीनों ही FDI के पार्ट के रूप में होता है। दूसरा चीज़ एक और हम बताते हैं, ये कोई स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 को देखो, ये एक तरीके का ट्रिक ऑब्जर्वेशन है मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। उसके अकॉर्डिंग ये है कि जिसमें भी इस टाइप का होगा कि बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बोली गई, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चीज़ें दी गई हैं, तो ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। जैसे इसमें बोला गया विथ सर्टेन कंडीशंस, मतलब सर्टेन कंडीशन लगा दी गई है तो सही होने के चांसेस ज़्यादा ही होंगे ना, क्योंकि जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वो हर जगह ही होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे पॉलिटी का हो, तो इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन दिखे, आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें जैसे ऑप्शंस को सही मान लेना चाहिए, और वो सही भी होता है 70 to 80% चांसेस में। क्वेश्चन नंबर 8वां ये है कि द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी इज नेसेसरली। अच्छा, डिवेल्युएशन के बारे में कि करेंसी का डिवेल्युएशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक डिवेल्युएशन होता है और एक होता है डेप्रिसिएशन। तो डिवेल्युएशन डेप्रिसिएशन में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे डिवेल्युएशन होता है वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होती है वो खुद से डिसाइड करते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसका ये एक्सचेंज रेट रहेगा दूसरी करेंसी की तुलना में, मतलब ये मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है ये सेंट्रल बैंक मैनेज नहीं करता है, बल्कि ये मार्केट कंडीशन में, मार्केट में जो डिमांड है और सप्लाई है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है डिवेल्युएशन। और बेसिकली चीज़ें सेम होती हैं कि फॉरेन की करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी की जो कीमत है वो घट रही होती है, बेसिक चीज़ यही है। लेकिन बट होता कैसे है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा हो रहा है तो उसको डिवेल्युएशन बोलते हैं, मार्केट के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी क्या है, पहला, इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वो सही तो ऐसे लग रहा है ना ये कि पहले मान लो कोई चीज़ की कीमत $1 थी, अब वही सेम चीज़ की कीमत अभी भी $1 है, लेकिन पहले $1 में वो $100 का सामान खरीद लेता था इंडिया से। लेकिन अभी जो इंडिया की वैल्यू कम हो गई है तो अभी वो $1 में $100 की नहीं, $120 की चीज़ें इंडिया से खरीद सकता है। तो अभी क्या होगा, बाहर के देशों को हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती लगेंगी, और जब सस्ती लगेंगी तो वो हमारे यहाँ से ज़्यादा खरीदेंगे, और हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, कम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड मार्केट में, तो वो बढ़ जाएगी। और इसी वजह से जो मेनली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होते हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज़ होते हैं, जैसे कि चाइना, वो लोग इस टाइप का काम करते हैं, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने का काम करते हैं। सिर्फ चाइना ही नहीं, जैसे वियतनाम भी इस टाइप का काम करता है। बेसिकली जो भी इकोनॉमी है, जो भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो अपने को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ही ये सब करते हैं। जैसे इंडिया के लिए ये चीज़ नहीं काम करेगा, क्योंकि इंडिया मोस्टली इम्पोर्ट करता है, इंडिया का इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये इंडिया डिवैल्यूएशन ज़्यादा करेगा तो इंडिया को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अरे ये तो गलती है ना, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये $1 बराबर $100 है, वो $1 बराबर $120 हो जाएगा, तो यही है डिवेल्युएशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना फॉरेन करेंसी का वैल्यू, तो दूसरा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, बचा पहला और तीसरा। पहला हमें पता चल गया सही था, तीसरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस ज़रूरी नहीं, यदि इकोनॉमी चाइना और वियतनाम जैसी है जो में मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का ज़्यादा है, वहाँ पे तो ये ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। लेकिन ये करेंसी इंडिया जैसी है जो मेनली इंपोर्ट करती है, बाहर की चीज़ें इंपोर्ट करती है, और
इंपोर्ट बिल जिसका एक्सपोर्ट बिल से ज़्यादा है वहाँ पे तो ये ट्रेड बैलेंस के हिसाब पर ट्रेड को निगेटिव इफेक्ट करेगा, ज़्यादा घटाएगा ट्रेड बैलेंस को। तो ये तीसरा ऑप्शन हम गलत रहेगा, क्योंकि कभी कुछ इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है, कुछ इकोनॉमिक्स के लिए बुरा है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ए रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 9th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी जो है इन इंडिया हैज़ बीन मेड कर्स ऑफ वरी, कॉज ऑफ वरी। अच्छा, ब्लैक मनी के बारे में क्वेश्चन है, तो जब भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी वो होता है जिसके बारे में टैक्स अथॉरिटीज़ को कुछ पता नहीं होता है, या टैक्स अथॉरिटीज़ से जो चीज़ें छिपाई जाती हैं वही ब्लैक मनी होता है। तो अभी हम क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन द लग्जरी हाउस। हाँ, हो सकता है, लेकिन उतना भी टू द पॉइंट नहीं है, तो इसको ऐसे डाउट में डालते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल जो टू द पॉइंट आंसर होता है वो नहीं है। आगे चलते हैं। लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। चांसेस हैं इसके भी, लेकिन श्योर होकर तो कुछ बोल सकते हैं, ये नहीं है। फिर चौथा देखते हैं, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंज ड्यू टू द टैक्स इवेजन। हाँ, ये देखो, ये जो हमने बताया ना, टैक्स अथॉरिटी से जो पैसा छिपाया जाता है वही ब्लैक मनी होता है, और इसमें वही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी क्या होता है? जो टैक्स अथॉरिटी से छिपाया जाता है, टैक्स से जब छिपाया जाएगा तो वही टैक्स इवेजन होगा, और उसके बारे में ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10th जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। अच्छा, सबसे ज़्यादा महंगाई कब बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किसका वजह से होगा? तो क्या होगा? रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन उतना भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट। ये तो मनी सप्लाई में इम्पैक्ट को नहीं पड़ रहा है, जो पहले था वही अभी भी है, तो इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद क्या है? बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू द फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट। इसमें भी मनी सप्लाई पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो ऑलरेडी मार्केट में मनी है वही मनी घूम रही है। और महंगाई कब बढ़ती है? जब एक्स्ट्रा मनी जो होती है वो इकोनॉमी के अंदर आ जाती है। मतलब जब एक्स्ट्रा मनी होगी तो क्या होगा कि ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, और ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और सप्लाई तो लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो हमें इन चारों चीज़ों में, चारों ऑप्शन में ये इन्फ्लेशन ही ढूंढना है कि इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है। इन्फ्लेशन कैसे होगा? जहाँ पे ज़्यादा मनी आ जाएगी। ज़्यादा मनी किस में आएगी? पहले वाले में भी चांसेस कम है, दूसरे ऑप्शन में भी चांसेस कम है, तीसरे ऑप्शन में भी चांसेस कम है, लेकिन चौथा क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। अब नई मनी ही क्रिएट हो रही है टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, तब तो वो चीज़ हो ही जाएगी। ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 2021 के इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 21 का ही क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करेंगे, और 2021 में सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसलिए तरीके से हम जो 3 पार्ट में हम अपना इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ है 2021 से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2020 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको भी हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन 2013 से लेके 22 तक के सभी सब्जेक्ट्स के करेंगे, और ये जनवरी के पहले हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।